मैं गेस करता हूँ आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो एटलीस्ट 25% का आपको XIRR दे रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो लास्ट एक साल में 100% से ज़्यादा आ रहा है, और स्टॉक्स में कुछ कुछ जगह तो आपको 400, 500, 600% का भी प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि सबको ही लास्ट ईयर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। काफ़ी लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हर जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ लोगों ने तो लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो मैं रेकमेंड नहीं करता। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हैं। बट ये बात बोलनी एकदम गलत होगी कि इन सारे ही लोगों ने जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट किया उतनी तेजी से ही जागरूकता भी ली। एंड मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल्स पर है, और ऐसे नए इन्वेस्टर्स ने अपनी लाइफ में कभी भी लॉस नहीं देखा है। मैं ये वीडियो बनाकर आपको वो 5 बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स के ब्लंडर्स बताना चाहता हूँ जो शायद आप कर रहे हो। मुझे कमेंट्स में भी बताना इनमें से कौन से आप कर रहे थे, कितनों के बारे में आपको ऑलरेडी पता था। और ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे पहले कि वो वाला क्रैश आए जो कोई बता नहीं पा रहा है कि कब आएगा, आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर पाए। सो दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। सबसे पहला ब्लंडर, लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की NAV कम है मतलब वो अच्छा फंड है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर उनको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट यू कुड नॉट बी मोर रॉन्ग अबाउट दिस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास 10,000 रुपये हैं इन्वेस्टमेंट करने को। आपने म्यूचुअल फंड 1 की तरफ देखा, उसकी NAV थी 100 रुपये। म्यूचुअल फंड 2 की तरफ देखा, उसकी NAV थी 10 रुपये। आपको लगा कि म्यूचुअल फंड 1 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 यूनिट्स मिलेंगे, म्यूचुअल फंड 2 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1000 यूनिट्स मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ आप दोनों में 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करो हाइपोथेटिकली, फिर देखते हैं क्या होता है। लेट से एक साल में दोनों ही फंड्स ने 30% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स दे दिए। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड 1 की जो NAV है वो अब हो जाएगी 130 रुपये, और म्यूचुअल फंड 2 की NAV हो जाएगी 13 रुपये। अब आप अगर इस पॉइंट पर विड्रॉ करते हो अपना पैसा, तो किस हिसाब से रिडेम्पशन होगा? जितने यूनिट्स आपने होल्ड कर रखे हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा NAV से। तो म्यूचुअल फंड 1 के केस में आपके 100 यूनिट्स थे और NAV है 130, और म्यूचुअल फंड 2 के केस में आपके 1000 यूनिट्स थे और NAV है 13 रुपीज़। गेस व्हाट, दोनों ही केसेस में आपको 13,000 रुपये ही मिलेंगे। अब अगर आप इंडीड उन्हीं लोगों में से हो जिनको लगता है कि कम NAV का मतलब अच्छी बात होती है, तो आपको पता होना चाहिए NAV क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड स्कीम आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करती है, उसके बाद अलग अलग जगह उसको इन्वेस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द फंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ ना कुछ पैसे को मैनेज करती है एट ऑल टाइम्स। उस पैसे को बोला जाता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो लेट्स से एक म्यूचुअल फंड A है, उसके पास टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 1100 करोड़ रुपए का। इसमें फंड वैल्यू भी आ गई और इसमें कैश कंपोनेंट भी आ गया। दैट्स राइट, हर म्यूचुअल फंड पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो कुछ पैसा कैश में होल्ड करके रखता है। क्यों होल्ड करता है? मान लो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल दी, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपनी करंट होल्डिंग्स को बिना बेचे कैश को यूज करते हुए ही वो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल कर दे। 1100 करोड़ रुपए का तो हो गया AUM। अब हमें निकालना है NAV। NAV का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब एसेट्स तो हैं 1100 करोड़ के। लेट से उसी दिन पर जो टोटल रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई थी म्यूचुअल फंड के पास वो 100 करोड़ की थी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो गए 1000 करोड़, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के 1 करोड़ यूनिट्स हैं। तो 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ NAV निकल कर आती है 1000 रुपये की। ये फाइनल NAV नहीं है, इसमें से पहले डिडक्ट होगा एक्सपेंस रेशो, उसके बाद वो NAV निकलेगी जो म्यूचुअल फंड हाउस पब्लिश करता है और जो आपको आपके फ़ोन में और इंटरनेट पे दिखती है। और एक्सपेंस रेशो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमेशा एनुअलाइज्ड परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, बट कटता वो डेली है। डेली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि वो हमेशा ट्रेडिंग डेज पर ही कटता है। एक म्यूचुअल फंड हमेशा जब NAV पब्लिश करता है उसी दौरान वो NAV में से एक्सपेंस रेशो डिडक्ट करता है, बट सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलीडेज पर जब मार्केट क्लोज रहता है तो NAV कभी भी चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स उन डेज पर एक्सपेंस रेशो नहीं कटता है। तो इसका मतलब साल में लगभग 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं गिव और टेक, तो सिर्फ उन्हीं डेज पर एक्सपेंस रेशो कटता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी एक्सपेंस रेशो आप चेक करते हो किसी स्कीम का, वो हमेशा एनुअलाइज्ड होता है, यानी पूरे साल में कितना लगेगा वो डिनोट होता है। तो अगर आपको ये निकालना है कि एक दिन का एक्सपेंस रेशो कितना पड़ेगा, डिवाइड बाय 365। बट अगर आपको ये देखना है कि एक ट्रेडिंग डे पर NAV में से कितना एक्सपेंस रेशो डिडक्ट होता है,
तो आपको नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतनी कैलकुलेशन में ना जाते हुए और इस चीज़ को सिंपल रखते हुए आई वुड जस्ट लाइक टू मेक माई पॉइंट। सो लेट्स अज्यूम कि जो NAV निकल कर आ रही है वो 1000 रुपये ही है। अब आपको जिस बात पे गौर करना है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने बोला कि नंबर ऑफ यूनिट्स है 1 करोड़। ये किसने डिसाइड किया? ये माय फ्रेंड्स हमेशा म्यूचुअल फंड हाउस डिसाइड करता है कि उसको अपने म्यूचुअल फंड में कितने यूनिट्स रखने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ होते तो NAV होती 100 रुपये। अगर 1 करोड़ की बजाय यूनिट्स होते 10 लाख तो NAV होती 10,000 रुपये। तो NAV इज़ नथिंग बट अ प्राइस ऑफ 1 यूनिट। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने ज़्यादा या कितने कम हो सकते हैं उस पर ये NAV का फिगर डिपेंड करेगा। इट्स जस्ट लाइक शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मैं चाहूँ तो मैं मेरी कंपनी के सिर्फ 10 शेयर रख सकता हूँ और मेरी कंपनी का टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए। मतलब एक शेयर का वैल्यू हो गया 10 लाख रुपए। दैट डजंट मीन कि वो 10 लाख का शेयर बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को करोड़ों में डाल दूंगा तो मेरे एक शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी। तो NAV के कम होने से या ज़्यादा होने से आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका म्यूचुअल फंड जहां इन्वेस्टमेंट करता है और फंड मैनेजर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे उस म्यूचुअल फंड से। एक और पॉइंट सुनो, 2 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो होता है ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, जो उसमें से रिटर्न्स आते हैं वो उसको री इन्वेस्ट करता है और आपके पैसे को ग्रो करता रहता है। दूसरा म्यूचुअल फंड होता है डिविडेंड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, उसको उस कॉर्पस से इनकम जनरेट करनी है, तो वो एक डिविडेंड म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का डिसीजन ले सकता है। कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, बट लेट्स से उसने डिसाइड किया मैं डिविडेंड म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, यानी वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम उसको उसी के पैसे पर मंथली इनकम देती रहेगी विड्रॉल्स के फॉर्म में। तो अब अगर आप NAV के फॉर्मूला पे वापस नज़र मारो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ का नंबर काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इसको अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम देनी पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली इस फंड की NAV हमेशा ग्रोथ वाले फंड से कम रहेगी। बट क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये फंड बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने पैसे को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड इज़ नॉट द राइट वे। एक और मिसकंसेप्शन जो लोग रखते हैं, एक म्यूचुअल फंड की NAV अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है मतलब इससे आगे वो ग्रो नहीं कर पाएगी, ये भी एकदम फॉल्स है। जिस तरह 1 रुपये का शेयर 1000 रुपये का हो सकता है और 1000 रुपये के बाद भी वो 1 लाख रुपये का हो सकता है, एंड देन 1 लाख रुपये के बाद भी वो 10 लाख रुपये का भी हो सकता है। उसी तरह NAV की भी कोई सीमा नहीं होती है। अब आप मुझसे ये ज़रूर पूछ सकते हो कि हमने फिर 10 लाख रुपए के शेयर कभी देखे क्यों नहीं? उसका आंसर है कंपनी हमेशा अपने शेयर प्राइसेस को स्प्लिट कर देती है या बोनस इश्यूज लेकर आती है ताकि एक शेयर का दाम हमेशा अफोर्डेबल रहे और लोग उसको खरीद पाएँ। अगर आपको नहीं पता बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, तो प्रांजल कामरा का मैंने इंटरव्यू किया था लास्ट ईयर, वो देखना, काफ़ी फ़न है और नॉलेज भी मिलेगी। अगला ब्लंडर बताने से पहले एक काम की बात, आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपका म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी देख रहे हो। अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया है और अभी तक स्टॉक्स की तरफ नहीं देखा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार डीमैट अकाउंट खुलवाओ, 100-200 रुपये का या 500 रुपये का शेयर खरीद कर देखो, उससे यू विल क्रिएट स्किन इन द गेम। आपका पैसा लगा होगा तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे उसके बारे में और सीखने के लिए, और हो सकता है 6 महीने 1 साल में आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मैं इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ज़ीरो था, आपको इक्विटी डिलीवरीज यानी इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़ीरो ब्रोकरेज पे करनी है, एंड सुपर ऑसम टेक है, इसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप वो लिंक यूज़ करोगे तो इस चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे, बट अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो डोंट वरी, ये वीडियो देख कर भी आप सपोर्ट कर रहे हो, थैंक्स। नेक्स्ट ब्लंडर जो लोग करते हैं, सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, माना कि कुछ सेक्टोरल फंड्स बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर से अब तक का अगर आप फार्मा फंड्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही मज़ेदार है। IT फंड्स ने भी बहुत अच्छा किया है, बैंकिंग फंड्स ने भी बहुत अच्छा किया है, बट प्रॉब्लम यह है कि जिस तेज़ी से सेक्टोरल फंड्स बढ़ते हैं उसी तेज़ी से सेक्टोरल फंड्स गिर भी सकते हैं। और क्योंकि आपका पैसा एक ही सेक्टर की सारी कंपनीज में लगा है, मतलब वो ट्रू डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉसेज होने की संभावना है, स्पेशली तब जब आपको इन्वेस्टिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और किसी और के कहने पर आपने सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया था। तो भले ही लास्ट 1 साल में फार्मा फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट आप 1 साल छोड़ दो और उससे पहले के 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही डिप्रेसिंग लगेगा। तो आपके लिए जो एक आम रिटेल इन्वेस्टर है उसको सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए, एंड इनफैक्ट उसको इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड्स को।
2-4 कैटेगरीज पकड़ो और उसमें से भी मैक्सिमम 1 या 2 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सुखी रहोगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक मल्टी कैप फंड या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर लिया। इससे आपने ये इंश्योर किया कि आपका पैसा अच्छे से डाइवर्सिफाई हो गया, हर टाइप की कंपनी में लगेगा एंड मे बी इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी लगेगा। दूसरा फंड आपने चूज कर लिया लार्ज कैप फंड, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की ना बनाएं, ज़्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहे, एंड दैट्स इट, हो गया। अगर आपको लगता है कि लार्ज कैप फंड्स तो मेरे मल्टी कैप में ही कवर हो गए, तो आप नेक्स्ट फंड चूज कर सकते हो मिड कैप फंड। अब आप सोच रहे हो मैं स्मॉल कैप क्यों नहीं बोल रहा। स्मॉल कैप फंड्स आर ऑल्सो समवॉट ट्रिकी, और यही वो रीज़न है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने खुद कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन किया था कि मेरे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.4% है और रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा, ये राजो अपन भी डायरेक्ट उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर मैं नाम बता देता तो इट वुड हैव बीन इररिस्पॉन्सिबल ऑफ मी, क्योंकि मैंने उस फंड से एग्जिट भी कर लिया है। वो फंड था एक्सिस का स्मॉल कैप, और मैंने उसका इन्वेस्टमेंट इसलिए निकाल लिया क्योंकि मैंने उसको लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड नहीं किया था। फंडा ये रहता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वहाँ पर वो डर्ट चीप हो जाते हैं, एंड उस टाइम पे अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा और फिर जब मार्केट रिकवरी करता है तो ऑफन टाइम्स स्मॉल कैप फंड्स बीट लार्ज कैप फंड्स। तो मैंने इसी क्रैश की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया था और इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, बट मैं उसमें लॉन्ग टर्म बने नहीं रहने वाला था एंड मैंने उसको एग्जिट भी कर लिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आप एक बिगिनर लेवल पे हैं। एंड फ्यूचर में मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ हाउ टू चूज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो इस बारे में उस पर और जम के चर्चा होगी। नेक्स्ट ब्लंडर, लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके भी अगर 2 या 3 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ कितने म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, ये बताओ कमेंट में। ज़रा आप सोच के देखो, अगर आप 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपने पूरे भारत की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी होंगे वो भारत की सारी कंपनीज के एवरेज रिटर्न्स के बराबर ही होंगे। दैट मीन्स मोटा मोटा निफ्टी या सेंसेक्स के बराबर आपके रिटर्न्स आएंगे। और अगर आपको निफ्टी या सेंसेक्स के बराबर ही रिटर्न्स कमाने थे तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते। एक ही म्यूचुअल फंड रहता और काम वो भी वही करता जो 15 या 20 म्यूचुअल फंड्स मिलके कर रहे हैं। कहने का मतलब उसमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, बट जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे वो सारी बात बराबर कर देंगे। एंड जस्ट बिकॉज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से आपने हर नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फ्यूचर में आप ही इसको लेकर परेशान होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कौन से गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड चूज किया था, या आपने गोल्स बनाए भी थे या बस एवं ही इन्वेस्टमेंट कर दिया था। उस पॉइंट पर जाके आपको रियलाइज होगा कि नहीं, हमने कुछ गलत कर दिया है। एंड इस टॉपिक पर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डी क्लटर कैसे कर सकते हो। 15, 20, 30 फंड्स हैं तो उसको सेफली ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाते हुए कैसे कम करना है और अपने 1 या मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड्स पे स्विच होना है। दैट्स राइट, शौक लग सकता है काफ़ी लोगों को सुन के, बट आपके सारे पर्पस एक म्यूचुअल फंड भी सॉल्व कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 म्यूचुअल फंड। उससे ज़्यादा की ज़रूरत आई डोंट थिंक किसी को है, अनलेस दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, करोड़ों में उनका पोर्टफोलियो जा रहा है तो बात अलग है। तो बॉटम लाइन, लालच नहीं करना है हर नए म्यूचुअल फंड को देखकर, और एक म्यूचुअल फंड में अगर आपने कमिटमेंट किया है तो उसके साथ टिके रहना है फॉर एज लॉन्ग एज इट कीप्स जनरेटिंग रिटर्न्स। अगला ब्लंडर, लोगों को ये लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है मतलब सब चंगा है और इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसमें आधी गलती हम यूट्यूबर्स की भी है। हमने ही चिल्ला चिल्ला के सबको ये स्कीम बताई थी कि 1% का एक्सपेंस रेशियो का फर्क भी आपके एंड कॉर्पस में 10 लाख 20 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। वाइल दैट मे बी ट्रू, बट एक्सपेंस रेशियो अलोन शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू चूज अ म्यूचुअल फंड। मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस से एनएवी के फॉर्मूला पर। एनएवी का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जो निकल कर आएगा उसमें से पहले माइनस होगा एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा एनएवी। दैट मीन्स जो एनएवी आपको आपकी म्यूचुअल फंड ऐप में दिखती है या आप इंटरनेट पर सर्च करते हो, वो हमेशा एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होने के बाद वाली एनएवी है। और जो आप इंटरनेट पर या अपनी ऐप में म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कंपेयर करते हो, लेट से पराग पारिक का रिटर्न्स देखते हैं, लास्ट 5 सालों में इसने 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये NAV to NAV रिटर्न है, यानी इसमें से एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी कट चुका है। तो ये जो परसेंटेज रिटर्न आपको दिख रहा है ये इन्वेस्टर्स को मिलने वाला रिटर्न है। इसके अंदर से इन्वेस्टर्स को और कुछ एक्सपेंस रेशियो पे नहीं करना है। तो अब मैं आपको बोलूँ कि एक म्यूचुअल फंड है जो आपको 22% का NAV रिटर्न दे देगा, बट इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.5%, वर्सेस एक म्यूचुअल फंड है जो आपको 15 से 12% के बीच में NAV रिटर्न देगा, बट उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.3%। आप कहाँ जाओगे?
द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, अगर वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, उसका फंड मैनेजर बहुत केपेबल है, उसने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से ये साबित किया है कि वो 20% का CAGR जनरेट कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर स्कीम में 1.5% का एक्सपेंस रेशो देना भी वाजिब रहेगा, क्योंकि उसके बिना आप वही रिटर्न खुद से स्टॉक्स पिक करके नहीं जनरेट कर पाते। इसीलिए तो आपने उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो बॉटम लाइन इज स्लाइटली हायर एक्सपेंस रेशो बट वेरी गुड रिटर्न्स आर ऑलवेज बेटर देन वेरी लो एक्सपेंस रेशो एंड एवरेज रिटर्न्स। एंड बॉटम लाइन 2 इज, मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो प्लान करूंगा एंड वी विल मेक अ सीरीज हाउ टू चूज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसमें वी विल अंडरस्टैंड कि एक्सपेंस रेशियो को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बट एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, बहुत लोगों ने नवी निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा कि उसका एक्सपेंस रेशियो 0.06% है, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम में इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। मैंने कोई भविष्य नहीं देखा है, मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि इसका बढ़ना तय है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं एंड 0.06% आई फील इज़ टू लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी NFO आता है, स्पेशली तब AMCs ये काम करती हैं, स्टार्टिंग में एक्सपेंस रेशो को कम रखते हैं और बाद में वो बढ़ाते हैं ताकि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लोगों का वो आ सके। अब ऐसा करना तो बिल्कुल लीगल है, इनको कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उस फंड ने अपना एक्सपेंस रेशो चेंज कर दिया तो आप क्या पैसा निकाल लेंगे और फिर दूसरे में डालेंगे? और फिर अगर दूसरे फंड ने भी सेम काम किया तो क्या करेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि फंड अगर रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर रहा है तो सिर्फ एक्सपेंस रेशो का बढ़ना शुड नॉट बी द रीजन टू एग्जिट अ म्यूचुअल फंड। और इसी के साथ जो फाइनल ब्लंडर लोग करते हैं वो होता है म्यूचुअल फंड से फ्रीक्वेंटली एग्जिट करते रहना। वो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर डर जाते हैं, दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पुराने से विड्रॉ कर लेते हैं फॉर नो स्पेसिफिक रीज़न। और ऐसा करने से वो अपने लॉन्ग टर्म गेन्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है मोस्ट केसेस में, एंड प्रॉफिट होता है तो वो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी उस पर आपको अप्रोप्रिएट रूल के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो लेट से आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए करने वाले थे, बट बीच में आपने उसको 10 बार विड्रॉ किया और फिर किसी दूसरे फंड में रीएलोकेट किया, तो आपको 10 बार अपने प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा और आपका कॉर्पस उन 10 स्टेजेस पर थोड़ा कम हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सेम अमाउंट नहीं कर पाओगे। दैट अमाउंट माइनस टैक्स, जो अमाउंट आपका बचेगा वो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे। तो इट्स लाइक 3 कदम आगे बढ़ रहे हो तो 1 कदम पीछे आ रहे हो। तो भले ही उन फंड्स ने 20% का रिटर्न जनरेट किया होगा 20 साल में, बट आपके अपने पैसों पर रिटर्न्स 20% के नहीं बनेंगे। इससे मच बेटर स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक बार आप अच्छी अप्रोच से अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करें और उनमें तब तक बने रहें जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है उनको एग्जिट करने का। एंड लेट से आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और सीधा 20 साल बाद उसको विड्रॉ किया, तो जो अमाउंट बीच में विड्रॉ कर करके आप टैक्स पे कर रहे थे सरकार को, वो भी आप ही के नाम पर इन्वेस्टेड था और उस अमाउंट पर भी रिटर्न्स जनरेट कर रहे थे। लास्ट में जो 20वें साल में प्रॉफिट बनेगा, आप सिर्फ एक बार उस अमाउंट पर टैक्स दे रहे हो और इस तरह से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करोगे। और इसीलिए इंडेक्स फंड बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, फंड का साइज, इस सब का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है और इंडेक्स को ट्रैक करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो इंडेक्स फंड्स में आप 20, 25, 30 साल तक बने रह सकते हो बिना कुछ स्विच किए, बिना बेचे, एंड उस केस में आपके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इट्स लाइक आप प्रॉफिट तो कमाते जा रहे हो, बट सरकार कह रही है कि जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आप इस पे टैक्स मत पे करो, एंड वो टैक्स का पैसा भी आपके नाम पर इन्वेस्टेड है। सो दीज वर द 5 बिगेस्ट ब्लंडर्स पीपल मेक। लेट मी नो आपने इनमें से कौन कौन से किए हैं। प्लीज बी ऑनेस्ट, बाकी लोगों की भी हेल्प होगी। एंड लेबर लॉ एडवाइजर इज नाउ ऑन डिस्कॉर्ड, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिफरेंट ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, फ्री टू ज्वाइन है। आप म्यूचुअल फंड का ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको वहां पर और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय।